चलो, so let us begin with present perfect tense. परफेक्ट का मतलब क्या होता है? बोलो। हाँ, कंप्लीट, कंप्लीट हो गया काम, है ना? अच्छा, फार्मूला सब्जेक्ट हैज एंड हैव यूज करते हैं. वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. हाउ वी मेक अ नेगेटिव सेंटेंस? बोल. हैज, हैव, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एंड इंटेरोगेटिव कई तरह के होते हैं, बट एक कॉमन तो हम ऐसे बनाते हैं, हैज, हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, है ना? एंड व्हाट अबाउट WH word? WH word then has, have, subject, third form of the verb and object. अब इस टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है? विजिबल है ना, दिख रहा है कि काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये एक मेन चीज है कि काम कंप्लीट होकर के और कितना टाइम बीत गया है. तो जरूरी नहीं कि अभी अभी हुआ है. जैसे कई बार क्या होता है कि हम जब इसमें टाइम एडवर्बियल समझाते हैं ना, टाइम एडवर्बियल्स क्या होते हैं बताना जरा. टाइम रिलेटेड वर्ड्स which can, through which we can identify this tense. इसको थोड़ा सा और बारीक कर लेता हूं इसको. देखो भाई, जैसे हमने कहा जस्ट, ऑलरेडी, है ना, इसमें यूज होता है. येट बहुत कॉमनली यूज होता है. इसमें समटाइम्स यू ऑल्सो यूज ऑलवेज. अभी बताऊंगा कैसे, है ना. रिसेंटली, ये कुछ कॉमन से वर्ड्स हैं जिनको हम टाइम एडवर्बियल्स बोलते हैं. ठीक है. तो उसके अलावा देन वी शुड आल्सो नो कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, इफ किसी का नाम है मान लीजिए जैसे राम, तो हमें इसमें मोस्टली क्या यूज करना चाहिए? हैज. मोस्टली बोलना भी गलत है, मतलब हैज ही यूज करना चाहिए. फिर अगर दे है प्लूरल, है ना, वी है. अब आई जो है वो सिंगुलर है, लेकिन हम इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं. और आपको तो ये भी मालूम है कि यू भी कई बार सिंगुलर हो सकता है ना, प्लूरल भी. और इसके अलावा कोई भी प्लूरल हो, जैसे मैं यहाँ पे सिंगुलर भी लिख सकता हूं. अगर इसमें सिंगुलर हो तो भी आपको हैज यूज करना है, और प्लूरल हो तो हैव यूज करना है. इसका भी कई स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है. तो कम से कम इतनी जानकारी तो स्टार्टिंग में हो कि परफेक्ट का मतलब है कि द थिंग हैज और द वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड. काम कंप्लीट हो गया है. अब यही वाली प्रॉब्लम है कि ये कंप्लीट हुआ है, लेकिन कभी कभी पता क्या होता है, कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस भी मतलब हम लोग बोलते हैं इसके अंदर. यहां तक तो क्लियर हो गया. एक दूसरी स्लाइड लेता हूं. जैसे देखो, जैसे मैंने कहा कि आई, ध्यान से देखना, आई हैव पास्ड 10th क्लास लास्ट ईयर. अब बताओ ये सही है कि गलत है? सोच के बताओ सब लोग. गलत है. कैसे पता चला? क्योंकि हैव का मतलब क्या हो गया? ये हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने उस दिन बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब जो वो क्या डिनोट करती है बताओ. हेल्पिंग वर्ब आपको बताती है, देखो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं. सब्जेक्ट का नंबर बताती है. नंबर का मतलब वो एक वचन है या बहुवचन है. तो एक तो हमें आई का पता चल रहा है हैव से, और हमें क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट है, क्योंकि अगर ये पास्ट होता तो इसमें हैड लगता, है ना. और लास्ट ईयर किस तरफ ले जा रहा है सेंटेंस को? पास्ट की तरफ. इसका मतलब ये एक एरर हो गया, ये एरर है ना. तो इसको हम सही कैसे करेंगे? आई हैव पास्ड 10th क्लास, आप इसको इस तरह लिख सकते हो दिस ईयर. अगर आप इसकी इस लास्ट की जगह दिस ईयर कर देते हो ना, अब इसको समझाता हूं, बोलने में भी और लिखने में भी. अब जैसे मान लीजिए कि एक मिनट के लिए एक स्टूडेंट 11th क्लास में पढ़ रहा है, और वो नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, वो हाफ ईयरली एग्जाम दे चुका है, लेकिन क्लास तो पास
की है ना उसने, अभी तक दूसरी क्लास तो पास नहीं की है। तो जब तक नया एक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, पुराने के बारे में हम ऐसे ही बोलते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। लेकिन वो 11th कर लेता है तब वो बोलेगा कि आई पास्ड 10th क्लास लास्ट ईयर। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। फिर इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए, देखो इधर जैसे ही हैज completed his homework yesterday। अब बताओ इसमें क्या एरर है। मैं कई लोगों को ऐसे बोलते हुए सुनता भी हूं, मेरे पापा तो कल ही आ गए हैं, आ चुके हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी में पता है ना, इसमें चुका है चुकी है से समझते हैं वो, तो वो ऐसे बोलेगा माई फादर हैज कम यस्टरडे। वो तो फिर एक एरर हो जाएगा, क्योंकि यस्टरडे जो है वो पास्ट टेंस का क्या है, टाइम एडवर्बियल है, और आप हैज यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट का है। इसका मतलब दोनों के दोनों सेंटेंसेस रॉन्ग है। इसको सही करने का तरीका क्या है, ही कंप्लीटेड हिज वर्क होमवर्क यस्टरडे, हैज को हटा दो। माय फादर, अब यहाँ पे केम करना पड़ेगा यस्टरडे के लिए, तो ये भी दोनों एरर हो गए है ना। तो इसका ये हमने बताया कि इसमें एरर कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हमें इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए, इसमें एक अच्छा सा मैं लेक्चर दे सकता हूँ। आगे बढ़ा दूं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे देखो हम ऐसे कहते हैं कि एक सेंटेंस है, जरा देख के बताना तेरे को कैसा लग रहा है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, कॉमा, दैट आई हैव कम हियर। यह एक सेंटेंस है, यहां लिख देता हूं, आराम से लिखा जाएगा, दिख जाएगा ना। दिस इज फॉर द सेकेंड टाइम दैट कॉकरोच जनता पार्टी हैज कम एट जंतर मंतर। फिर से इकट्ठे हो गए ना, दिस इज फॉर द सेकेंड टाइम। तो आपको ये बात सीखनी है। जैसे एक और सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे मैंने किसी ने कहा कि दिस इज फॉर द थर्ड टाइम दैट आई हैव कंप्लेन, या आई हैव सीन द ताज। तो आपको एक नई चीज सीखने को मिल रही है कि ये एक्सप्रेशन सारे करेक्ट है इंग्लिश में। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज फॉर द सेकेंड टाइम, दिस इज फॉर द थर्ड टाइम, दिस इज फॉर द फोर्थ टाइम, दिस इज फॉर द 15th टाइम। मैंने ये 15वीं बार है तुझे टोका है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, दिस इज फॉर द 15th टाइम दैट आई हैव कट यू शॉर्ट, या आई हैव करेक्टेड यू। अब समझ में आ रहा है। मतलब हम आपको ये सिखा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ये एक सेट फ्रेज है, इसका आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, और अपने डे टू डे लाइफ में बोलते वक्त भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया। फिर इसके अलावा हमें कुछ नई चीजें सीखनी होती है इसमें। देखो इधर, जैसे इंग्लिश में मैंने कहा कि आई हैव जस्ट कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अभी अभी आया हूं, तो ये जस्ट इस तरह से यूज होता है। अच्छा, अब अगर आपको ऐसे कहना है, ध्यान से नई चीज सीखते हैं, आई हैव ऑलवेज ईटन फ्रेश फूड। मान लीजिए कि तुम किसी के घर गए और उन्होंने खाना परोसने के बाद ये कहा, भिंडी की सब्जी लोगे क्या। बोले हाँ ले आओ अगर है तो थोड़ा 3 दिन पुरानी है, फ्रिज में पड़ी है। बोले नहीं नहीं रहने दो, मैंने तो हमेशा फ्रेश खाना खाया है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को अजीब लगेगा, क्योंकि हम ये मैं हमेशा फ्रेश खाना खा चुका हूं, ये इसकी हिंदी नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट को मैंने डांटा कि तू लेट क्यों आया, तो बोला सर आई हैव ऑलवेज कम ऑन टाइम। क्या बोलेगा वो, आई हैव
ऑलवेज कम ऑन टाइम। तो ये आपको एक नई चीज सिखा। आपको याद है कंटिन्यूस टेंस में मैंने ऑलवेज सिखाया था, तो बताया था कि उसमें इरिटेशन होता है, थोड़ा सा किसी को झुंझलाहट होती है। ऐसे इसमें जब हम ऑलवेज यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि दैट हैज बीन अ प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए एक बच्चा बोला कि यार मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं जब से मेरा एडमिशन हुआ है ना तब से मैं यहीं बैठता हूं, या मैं यहीं बैठा हूं हमेशा। तो इसको तो एक नए तरह का सेंटेंस बताता हूं। अब ये कोई बच्चा गलत ना समझ ले ऑनलाइन में, जो लोग इसको वीडियो को देखेंगे कि भाई हमेशा आई से ही सेंटेंस बनाते हैं। मान लो मैं टीचर हूं, मैंने कहा कि यार ये लड़का जब से एडमिशन हुआ यहीं बैठा है, इसको क्यों तो डिस्टर्ब कर रहा है, इसकी आदत पड़ गई है अब। तो मैं इंग्लिश में ऐसे लिखूंगा, ही हैज ऑलवेज ऑक्यूपाइड, थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश होगी, ऐसे सिट की वर्ब यूज नहीं करेंगे। ही हैज ऑलवेज ऑक्यूपाइड द फ्रंट सीट, है ना, सिंस ही टुक एडमिशन हियर। अब आपको मैं नई चीज सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, कि यहाँ पे इसमें सिंस और फॉर भी लगता है। तो अभी अब आपको मालूम है, इधर देखो, पहले मैं एक बार वापस वहां चला जाता हूं, कि अगर मैं आपको पहले दिन ये बता रहा हूं कि इसमें ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं, जस्ट, ऑलरेडी, येट, ऑलवेज, रिसेंटली, तो अब आपको एक नई चीज और सीखनी है कि इसमें सिंस भी यूज होता दिख जाएगा और फॉर भी। जबकि ज्यादातर स्टूडेंट को क्या लगता है कि सिंस फॉर हम कहां यूज करते हैं, बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन हम इसमें भी कैसे यूज करते हैं, अब वो मैं सिखा रहा हूं, है ना। तो मैंने उसको वहां ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है ना? सेंटेंस को दोबारा पढ़ो चलो। He has always occupied the front seat since he took admission. जिस जब से उसने एडमिशन लिया, जब से, इसकी हिंदी होगी जब से, तब से वो यहीं बैठा है, यहीं बैठता आया है। उस तरह की इंग्लिश आपको ऐसे बनानी है, यानी कि वो इस टेंस में आएगी। अभी क्लियर हो गया? और इसी तरह से इसमें जैसे मेरे को ये कहना है कि यार वो अभी तक नहीं आया, तो नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस भी दिख जाएंगे कि यार ही हैज नॉट कम येट, है ना। हाँ, आने की इंग्लिश रीच भी, वो अभी तक नहीं पहुंचा है, देयर इज अ डिफरेंस। समझ में आ रहा है? तो एक तो ये सिंस लगाना आपने सीखा, मैं इसके कुछ और सेंटेंसेस भी आपको बनवा दूंगा, ठीक है ना। कि आगे बढ़े। अब इसमें एक नई चीज और सिखाता हूं, देखो इधर, कि इंग्लिश में क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं एनॉमलस ऑक्सिलरी। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी तो मैंने बता रखा है, ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब। क्या बताती है हेल्पिंग वर्ब, बताओ? अरे बता रखा है ना, हेल्पिंग वर्ब आपको बताती है सब्जेक्ट का नंबर बताती है और टाइम बताती है ना। तो एनॉमलस का मतलब क्या होता है? इरेगुलर। इसको आप ऐसे सीख सकते हो, इरेगुलर। बताता हूं कैसे। अब जैसे आपने नोटिस किया है कि जैसे हैज है, सारी तो नहीं लिखूंगा अभी, इतना ही समझो, हैज हैव यूज कर रहे हैं ना हम लोग। अब हैज हैव की अगर हम ऐसे वर्ब ले तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बताओ? भाई सिंगुलर के हिसाब से हैज रहेगी, और आई यू वी, और प्लूरल के हिसाब से हैव। सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी? हैड। और थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? हैड। हैड ही रहेगी। तो ये सेकंड फॉर्म तो आती है सिंपल पास्ट टेंस में। अब बची हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस हैड के कितने मीनिंग है, देखो। इसका एक मतलब तो होता है पोजेस करना, पोजेस मैं बता चुका हूं ना, रखना किसी चीज को अपने पास। और इसके अलावा क्या होता है, जैसे ईट, खाने को भी बोलते हैं, ड्रिंक को भी हम लोग बोलते हैं। ड्रिंक की स्पेलिंग एरर हो रही है, समझ में आ रहा है? हम जब छोटे थे ना, हम जैसे कहने जाते हैं ना, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो हमारी टीचर डांटती थी, ऐसे बोलती थी, मे आई गो टू हैव वाटर बोलो। ड्रिंक का मतलब होता है सीधा मुंह लगा के पीना। हैव का मतलब होता है पहले हम हाथ में चीज को लेते हैं, जैसे ग्लास, अपन बोलते हैं ना किसी को हैव योर टी, हैव बोलते हैं ना। हैव का मतलब होता है पोजेस कर लेना, फिर वो ऑटोमेटिकली खाएंगे ही खाएंगे, फेंकेंगे तो है नहीं। हाँ, अगर कोई फेंक दे। भाई जैसे कई बच्चे सोचेंगे सर क्या समझाने लग गए। जैसे इंग्लिश में ना एक कहावत है, मैं लिख देता हूं उसको, कि यू वांट टू हैव योर केक एंड वांट टू
ईट इट टू। तो आपको मालूम है इसका मतलब है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। तो ये वाली कहावत बोलते हैं कि तू केक को लेना भी चाहता है और खाना भी चाहता है, क्योंकि जब उसने केक को हैव कर लिया तो ऑटोमेटिकली खाएगा ही। तो तू लेना भी चाहता है और खाना भी चाहता है, तो इसका मतलब है कि तू दो दो काम करना चाहता है क्या। इसका मतलब है कि हैव का मतलब ईट लिया जाता है मोस्टली। ईट भी लिख दो, कोई मना नहीं कर रहा है ना। समझ में आ रहा है। अब क्या होता है कि इस वर्ब के अलावा एक वर्ब और मैं अगली स्लाइड पे चला जाता हूं। जैसे बी है, अब बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बताओ। इज एम आर होती है कि नहीं। इज एम आर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। ही के लिए क्या लगा लेंगे इज, आई के लिए एम, और यू के लिए क्या लगा लेंगे अपन आर। ऐसे सेकंड फॉर्म में क्या होती है बता चल। अगर मैं बोलूं कि बी है ना, तो इज एम आर इसमें हो जाता है सेकंड फॉर्म वॉज और वर। और थर्ड फॉर्म पता चल क्या होता है बीन। अब बीन का थर्ड फॉर्म के तौर पे क्या मीनिंग होता है हमेशा याद रखो, होना। क्योंकि बी का मतलब होता है होना। तो वो मैं समझा रहा हूं, ये अब मैं बात कर रहा हूं बीन थर्ड फॉर्म के तौर पे। जो तूने सेंटेंस बोला है ना, आई हैव बीन स्टडिंग हियर, तो स्टडिंग थर्ड मतलब मेन वर्ब है। हम बात करें कि बीन थर्ड फॉर्म के तौर पे आनी चाहिए। और थर्ड फॉर्म कहां लगती है इतना बता दो बस। परफेक्ट टेंस में, है ना। तो और इससे पहले मैंने क्या लिखा था इधर देखो, ये वाला हैड थर्ड फॉर्म है ना, इसका अपना मीनिंग है। ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और ये मेन वर्ब भी होती है। इन्हीं को बोलते हैं नॉर्मलस वर्ब, जो मेन वर्ब भी हो जाती है कभी कभी और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी हो जाती है। अब इसके कुछ सेंटेंसेस बनते हैं, वो ध्यान से देखो अपन। जैसे मैंने पहले, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ बीन। अब जैसे एक सेंटेंस है, उसका भी एक सेंटेंस बना देता हूँ पहले ताकि यहाँ क्लियर हो जाए। जैसे एक सेंटेंस है देखो इसका मेरे पास, कि आई हैव ईटन माई लंच। एक साधारण सा सेंटेंस है ये, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब मैं अगर सपोज आई आस्क यू कि ईटन को यूज ना करके यहां पे ना खाने वाली वर्ब ये यूज कर लो, तो कैसा सेंटेंस दिख जाएगा आपको। आई हैव हैड माई लंच। तो किसी स्टूडेंट को अगर ये सेंटेंस हैव हैड दिखेगा ना, तो अब उसको एरर नहीं लगेगा, उसको लगेगा अच्छा ये ऐसा यूज होता है। आई हैव हैड माई लंच, मैं अपना लंच खा चुका हूं, ले चुका हूं। समझे। आई हैव हैड माई लंच, उनसे बात कर लो, उनसे पूछ लो। ऐसे ही मुझे ऐसे कहना है कि वो चाय पी चुका है, तो हम इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे ही हैज हैड हिज टी। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हैज हैड और हैव हैड होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही बीन वाली वर्ब को देख लेते हैं। देखो इधर, जैसे मैंने कहा, इसको मैं ऐसे समझाता हूं क्लास में ज्यादातर बच्चों को। देखो, मैं अच्छा लड़का हूं कि इंग्लिश क्या होगी बताओ। आई एम अ गुड बॉय। तो गर्ल है तो लिख देंगे आई एम अ गुड गर्ल। अब ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई अकेली, है ना। ये हमारा टेंस नहीं है। हमारा टेंस क्या चल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारे टेंस का फार्मूला क्या है आज का, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं अच्छा लड़का हूं। अब आपको ये कहना है कि मैं बचपन से ही अच्छा लड़का हूं। शाबाश शाबाश। आई हैव बीन अ गुड बॉय सिंस माई चाइल्डहुड। अच्छा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, चाइल्डहुड, खाना, मैरिज, डिवोर्स, इन सब के लिए हमेशा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना बहुत जरूरी है माय। क्योंकि वरना ये होगा पता नहीं किसके बचपन से ये अच्छा लड़का है। मैं अपने दोस्त के बचपन से अच्छा लड़का हूं। ही से बनाओ तो कॉस्मोस जयपुर में है, तो कॉस्मोस, इंग्लिश कॉस्मोस इज एट जयपुर, या इन जयपुर लगा दो, बड़ा शहर है तो। लेकिन अगर आपको कहना है कि ये 27 सालों से जयपुर में ही है, तो लंबा टाइम पीरियड जब आप बताते हो किसी चीज के होने का, समझ रहे हो। जैसे ये ट्राइपॉड यहाँ पे पड़ा है, तो आपने कहा कि सुबह से यहाँ है, हैज बीन हियर, और अभी है सिर्फ, तो दिस ट्राइपॉड इज हियर। जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है, तो मैं अभी अभी है तो क्या बोलूंगा, दिस मार्कर इज इन माई हैंड। और ये मान लीजिए सुबह से मेरे हाथ में, मैं लगातार क्लास ले रहा हूं, सो दिस मार्कर हैज बीन इन माई हैंड।
तो ये आपको यूज करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। तो अब अगर इंग्लिश में आपको ऐसा सेंटेंस दिखे कि इंग्लिश, जैसे मैं सेंटेंस बना रहा हूं, इंग्लिश कॉस्मोस हैज बीन इन जयपुर, ध्यान से, फॉर 27 ईयर्स। अगर कोई सन बता दूंगा कि भाई 1999 से यहां पे है, तब आपको बोलना पड़ेगा सिंस 1999, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग बीन का यूज करते हैं। यहां पे बीन के बाद में, बीन खुद ही थर्ड फॉर्म है, बीन के बाद में कोई और थर्ड फॉर्म हम यूज नहीं करेंगे, ना ही कोई आईएनजी यूज करेंगे। और इसका सिचुएशन क्या हो गया, किसी चीज का या किसी व्यक्ति का काफी लंबे समय से किसी तरह का होना या कहीं पर होना। पापा 2 घंटे से बस स्टैंड पर हैं, जा ले आओ उनको। फादर हैज बीन एट द बस स्टैंड। अब समझ में आ रहा है। मैंने कहा ये बोर्ड 2 महीने से उस कोने में रखा है, हैज बीन इन दैट कॉर्नर, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस भी कोई भी बच्चा पढ़ना सीख जाएगा। इसके अलावा और एक चीज सीख सकते हैं कि जो मैंने ऑलरेडी सिखा दी, मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं उसको, कि ही हैज हैड हिज लंच। ये तो क्लियर हो गया होगा ना, कोई भी स्टूडेंट समझ सकता है ना। फिर अब ध्यान से देखना, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 25 ईयर्स। इसका क्या मतलब है, ये सेंटेंस कब बोला जाएगा। जैसे कोई दो जने बात कर रहे हैं और किसी ने किसी को पूछा कि भाई कितने साल हो गए आपको यहां रहते हुए, तो वो बोला कि यार 25 साल हो गए हमें यहां रहते हुए, है ना। अब वो दो तरीके से सेंटेंस बनेगा। लिविंग भी बना सकता है। लिविंग का मतलब तो ये होगा कि वो रह रहा है और आगे भी रहेगा। इस सेंटेंस में दो बातें होगी, हो सकता है कि वो आज छोड़ रहा है इस शहर को, या उस सिचुएशन में बता रहा है कि यार 25 साल तो हो गए हैं, आगे देखो, है कि नहीं। तो वी हैव लिव्ड हियर, इस तरह के सेंटेंस। तो आपने बहुत सारी चीजें सीख ली, ऑलवेज भी यूज करना सीख लिया, जस्ट यूज करना सीख लिया, है कि नहीं। और फिर इसके अलावा इस टेंस में और मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा कि भाई इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम बताएं जिससे कि स्टूडेंट क्लैरिफाई करे। बाकी एक चीज थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि इसमें सिंस और फॉर जब लगता है तो क्या लगता है। एक तो तूने देखा कि फॉर के बाद एज इट इज टाइम हम यूज कर ही रहे हैं। एक हम ये भी यूज करते हैं, जैसे इधर देखो, जैसे मैंने कहा वी हैव लिव्ड हियर सिंस वी केम टू जयपुर। इसका मतलब बता। तो मैं आप कई स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूं जो ऑनलाइन भी पढ़ेंगे कि सिंस और फॉर के बाद में एक तो एज इट इज टाइम पीरियड आ जाएगा। सिंस के लिए तो हम क्या करते हैं बताओ, पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, खास तौर पे घड़ी का टाइम, फिक्स टाइम जिसको बोलते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, 7 o'clock। कोई सन यूज कर लिया, जैसे सिंस 1947, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भी सिंस चाइल्डहुड हो गया, है ना, सिंस मैरिज हो गया। मैंने कहा कि यार वो जब से शादी हुई है वो दुखी है, इसकी इंग्लिश बना। शाबाश, he has he has been upset लिख लेते हैं, चलो, he has been upset या sad since he got married। सेंटेंस बन सकता है ना, since he got married, है ना। तो आपको ये सिखाना है कि सिंस मैरिज भी लिख सकते हैं, सिंस हिज मैरिज। सेम सेंटेंस को सिंस हिज मैरिज भी लिखा जा सकता है, सिंस हिज मैरिज। हाँ, किसी और की मैरिज हो तो उसका लिख दो कि यार वो अपसेट है जब से उसकी शादी हुई है, यानी उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हुई है, तो सिंस हर मैरिज भी लिख सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट ये सिखा, जो जो ऑनलाइन भी सीखेंगे, कि वी हैव लिव्ड हियर सिंस। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसके साथ में सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जा सकता है। समझ गए अच्छी तरह से। अब देखते हैं, एक क्विज की तो जरूरत पड़नी चाहिए, सिर्फ 2-3 मिनट दे दो। हम्म, हम्म,
देखते हैं एक दो क्वेश्चन, है ना। मुझे ना इसमें इस क्विज का साइज बड़ा करना है। हेलो टीचर, नो कंटेंट। अच्छा, इसने कहा है कि कंटेंट नहीं है, चलो बाद में करेंगे। चलो, इतना तो समझ में आ गया। चलो ठीक है, मैं चाह रहा था इसको रिवाइज करा दूं एक बार। बाकी तो तेरे को आता है सब कुछ, इसका कुछ फोटो खींचने की जरूरत तो नहीं है ना। हाँ चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।